Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you organizing chapter 5.1 of business studies of class plus 2. सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, डेफिनेशन इसकी, आफ्टर दैट इसके फीचर्स के बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा इसका मीनिंग जो था वो आपको क्लियर हो चुका था। उसके बाद हमारे पास आती है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस कि क्यों ये ज़रूरी फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग किसी भी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता रहता है तो वो पर्सन उसी काम में स्पेशलाइज हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग व्यक्तियों को काम असाइन करता है, ड्यूटीज़ असाइन करता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम को करेगा, और जब वो बार बार उसी काम को करता रहता है तो वो उसके अंदर स्पेशलाइज हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? जब कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी काम को, एक्टिविटी को करता है तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन जब स्पेशलाइज व्यक्ति करता है तो वो लेस टाइम कंज्यूम करता है, यानी कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकता है एक स्पेशलाइज व्यक्ति। साथ के साथ वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे के साथ काम कर सकता है, जिससे मतलब एक परफेक्ट बंदा अगर किसी काम को कर रहा है, किसी एक्टिविटी को कर रहा है, तो उसको नंबर 1 तो कम टाइम लगेगा, नंबर 2 वो उसके अंदर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकंड है इसका इम्पोर्टेंस क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। सो ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा काम होता है कि जो रिलेशंस हैं वो तय कर देना। अगर आपने ड्यूटीज़ असाइन कर दी हैं तो आपको ये भी बताना है कि वो जो ड्यूटीज़ हैं जो वो निभा रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है किसी वर्कर को या मैनेजर को, तो उसके लिए वो किस बंदे के पास जाएगा, या एक काम अगर कंप्लीट हो गया तो दूसरा काम उसको कौन असाइन करेगा, किसको वो उसने रिपोर्ट करना है हमेशा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये रिलेशंस जो हैं वो कौन बनाता है? ये ऑर्गेनाइजिंग बनाता है। सो ये क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि उसने किससे कमांड लेनी है, क्या काम करना है, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहती रिलेशंस के अंदर, और काम के अंदर गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बहुत सारी रिसोर्सेज की हेल्प से जो बिज़नेस है वो काम कर रहा होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये सभी बिज़नेस चाहते हैं। इसी बिज़नेस को, इसी मोटिव को आगे बढ़ाता है ऑर्गेनाइजिंग। जब आपको पता है कि एक मशीन पे 4 बंदे परफेक्टली काम कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर कभी भी 5वां बंदा नहीं लगाओगे, यानी कि वो रिसोर्सेज आपके जो हैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, उनको आप यूटिलाइज प्रॉपरली कर पाओगे। इस तरीके से अगर कोई भी वेस्टेज है तो उसके ऊपर भी आप मतलब कि कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सभी पूरे के पूरी एक्टिविटीज़ को या पूरे के पूरे कामों को आप किसी न किसी व्यक्ति को सौंप देते हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अडेप्टेशन टू चेंज। अब अडेप्टेशन टू चेंज क्या है? कि जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हालात में अपने आप को ढाल सके, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन टू चेंज। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग के काम क्या होता है कि भाई पोस्ट्स जो है डिसाइड करना कि कौन कहाँ पे काम करेगा, कौन किस पोस्ट पे काम करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सुबॉर्डिनेट होगा, ये सब कुछ तय करता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर कोई भी पोस्ट किसी टाइम पे खाली हो जाती है तो ऑर्गेनाइजिंग रूल के मुताबिक जो नीचे वाली पोस्ट वाला बंदा है, जो उसका सुबॉर्डिनेट था, वो उसी खाली पोस्ट के ऊपर आके बैठ सकता है। मतलब कि वो बिठा दिया जाता है, कह लो कि कभी भी जो पोस्ट है वो खाली नहीं रह सकती हैं, कभी भी जो चेंज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको जल्दी से फिल किया जा सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमेशा किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट करने में रेडी रहती है। फिफ्थ है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर ड्यूटीज़ असाइन है सबको कि किसको क्या काम करना है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ के साथ अथॉरिटी मिली हुई है उस काम को करने के लिए, पावर्स मिली हुई हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव वे से होगा। क्योंकि एक अगर मैनेजर है और उस मैनेजर के नीचे 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं, दूसरा मैनेजर है उसके नीचे भी 4 वर्कर काम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो आपका इफ़ेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज practiced. This is done not because of the limited capacity of any individual but also to discover the new techniques of work. So बेटा ऑर्गेनाइजिंग के तहत जो पर्सन्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, उनको सारी की सारी ड्यूटीज़ असाइंड होती हैं कि किसने क्या काम करना है, और साथ के साथ उनको पावर भी दी जाती है, अथॉरिटी भी दी जाती है कि वो उस काम को किस पावर से कर सकते हैं। पावर किस तरीके से, अगर मान लो एक मैनेजर को आपने वर्क बता दिया कि ये मशीन के ऊपर इतनी आउटपुट निकलनी चाहिए, हमें चाहिए, तो अब वो वर्कर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, साथ के साथ आपने एक अथॉरिटी भी दे दी, पावर भी दे दी कि ये 4 बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये 4 बंदों को किसी भी तरीके से आप डील करो, इनसे किसी भी तरीके से काम निकलवाओ, तो वो उसकी पावर हो गई, वो उसकी अथॉरिटी हो गई। इससे क्या होता है कि उसकी अपनी पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो होती है किसी भी मैनेजर की, जब वो बार बार किसी भी डिसीजन को लेता है या चैलेंजेस को फेस करता है, तो उस अथॉरिटी की हेल्प से वो जब उनको सॉल्व भी करता है तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। आगे आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द एम्प्लॉय द फ्रीडम टू टेक डिसीजन विच हेल्प्स देम टू ग्रो। सो हमें पता ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास निर्णय लेना यानी डिसीजन लेना एक जो उनके पास बेनिफिट रहता है कि वो कभी भी किसी भी टाइप का डिसीजन ले सकते हैं, जिससे अगर वो कभी भी डिसीजन ले सकते हैं तो वो अच्छे निर्णय लेकर के, गुड डिसीजन लेकर के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। और जैसे ही उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब चैलेंजेस को पार पा लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है तो किसी भी चीज़ की, चाहे वो उसके अंदर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो ये 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, जो अभी अभी हमने आपको बताए। तो कंक्लूजन में नीचे लिख रखा है, द अबव एनालिसिस मेक इट क्लियर दैट द प्रोसेस ऑफ organizing by clarity defines the post rule authority relation, creates a structure. With the help of this the objective defined under planning are turned into reality. So इसके अंदर हम पोस्ट्स को देखते हैं, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोस्ट होती है, रोल्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, रिलेशंस होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों का है। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों का रोल है, वैसे ही रोल्स, पोस्ट, अथॉरिटी, रिलेशन, इनका भी अपना अपना रोल है, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? जैसे हमने प्लानिंग प्रोसेस की थी कि डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम प्रॉपर अपनी प्लानिंग को कर लेते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को करने के लिए भी हमारे पास एक प्लानिंग है, प्रोसेस है सॉरी। इसमें नंबर 1 प्रोसेस का पार्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि क्या क्या काम किए जाने हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कुरकुरे बनाने का काम करना है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ से, यानी कि हमें रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, मसाले वगैरह ये ख़रीदने पड़ेंगे। उसके लिए कौन कौन सी मशीन्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ जो भी वर्क किए जाने हैं, जो भी काम किए जाने हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उस पूरी एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई कच्चे सामान को ख़रीदने वाले ये बंदे हैं, मशीनों के ऊपर काम करने वाले ये बंदे हैं, उस सामान को बेचने वाले ये बंदे हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का काम क्या होता है? पूरे काम की आइडेंटिफिकेशन करना कि हमें करना क्या क्या है, और उसको डिवाइड कर देना पर्टिकुलर व्यक्तियों के बीच में कि इन व्यक्तियों ने ये काम करने हैं। आगे आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट तो आप जानते ही होंगे कि जो पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी को करता है। जैसे कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति सेल कर रहे हैं
तो उनका एक अपना डिपार्टमेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग को डिसाइड करना होता है कौन से बंदे किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे या फिर कौन कौन से काम एक डिपार्टमेंट करेगा। जैसे कि नीचे यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट दे रखा है। अब परचेज डिपार्टमेंट की 2 एक्टिविटीज़ उन्होंने बता दी कि वो रॉ मटेरियल को ख़रीदेगा भी और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को भी ख़रीदेगा। ये एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसकी डिपार्टमेंटाइजेशन किया हुआ है। आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी भी 3 एक्टिविटी हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसकी भी 2 एक्टिविटी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसकी भी 3 एक्टिविटी हैं। और पर्सनल डिपार्टमेंट है, उसकी एक एक्टिविटी है। तो ये सभी का जो वर्क है वो एक फ़ोन को बनाने के लिए है। और उन्होंने क्या किया है, इसका डिपार्टमेंटाइजेशन कर दिया कि हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी या काम डिसाइड कर दिए हैं उन्होंने। तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ आप समझ ही गए होंगे कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ बता देना कि आपको यहाँ पे काम करना है, कितने टाइम के लिए काम करना है, कितने टाइम के बाद दूसरा बंदा काम करेगा। तो ये सब वगैरह वगैरह। सो असाइनमेंट ड्यूटीज़ मतलब ड्यूटीज़ को असाइन कर देना कि कौन व्यक्ति किस काम को करेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब कुछ। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। सो किस व्यक्ति ने किसको रिपोर्ट करना है, मतलब कि जैसे हमने इसे पहले पढ़ा था कि क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, तो वैसे ही अब रिलेशंस बनाने का काम भी तो ऑर्गेनाइजिंग का ही है ना। सो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो रिलेशंस हैं कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है या कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब कुछ 4th फंक्शन के अंदर हम डिसाइड करके रखते हैं।